हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने सिक्योर टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे नोट्स के साथ प्रिपेयर हो रहे हैं। आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले कल के लिए बहुत ही मजबूती से आप तैयार हो रहे हैं। आप इस बार अपना सिलेक्शन श्योर मान लीजिए। यदि आपने मेहनत की है तो इस मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग बैंकिंग सेक्टर से संबंधित किसी भी एग्जाम को यदि फोकस किए हुए हैं, टारगेट बनाए हुए हैं, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और आप सभी लोग जानते तो होंगे, मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका होस्ट मनोज त्रिपाठी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या है मोटिवेशन लाइन? एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। जैसी आपकी शिक्षा होगी वैसा आपका फ्यूचर बनता चलेगा। फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। जो आज को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आज को अच्छा बना रहे हैं, उन्हीं का कल अच्छे होने वाला है। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस तो कर ही दिया होगा, क्योंकि आपको लगातार इस चैनल पर क्लासेस मिलती रहेंगी और आप उन क्लासेस से लाभान्वित होते रहेंगे। हाँ, अपने नियर एंड डियर लोगों को जरूर इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे साथ क्लास के एंड तक बने रहना है, क्योंकि आज हम लोग जिस पर बात करने वाले हैं, आपके बैंकिंग सेक्टर में उससे संबंधित एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सिक्योर टू सक्सेस आपका टेलीग्राम चैनल है, जहां से आपको इस क्लास की और अदर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी आपके एग्जाम संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, सिक्योर टू सक्सेस। इसको आप जल्दी से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब है ज्ञान या अध्ययन। ज्ञान या अध्ययन। यदि आप शाब्दिक अर्थों की बात करें, यदि आप इकोनॉमिक्स के शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा धन का अध्ययन, धन का ज्ञान। ठीक है, इकोनॉमिक्स वैसे ब्रांच है किसकी? इकोनॉमिक्स ब्रांच है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान की ये शाखा है। और इस शाखा के अंतर्गत सोशल साइंस को कह सकते हैं आप हिंदी में सामाजिक विज्ञान, या फिर आप इसको बोलते हैं सोशल स्टडी, यानी कि सामाजिक अध्ययन। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव की आर्थिक गतिविधियों का आप अध्ययन करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं आप लोगों से ओझल हो जाता हूँ, मिस्टर इंडिया बन जाता हूँ, ताकि आपको हर चीज लिखी हुई यहाँ पर दिखे। यही क्लास की जो पीडीएफ है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो आपका टेलीग्राम चैनल है सिक्योर सक्सेस, वहां पर आपको मिल जाएगी। क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। यदि उसके शाब्दिक अर्थों पर जाएंगे तो धन का ज्ञान है, धन का अध्ययन। और ये किस ब्रांच, किसकी ब्रांच है? सोशल साइंस की ब्रांच है, सामाजिक अध्ययन या कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें कि आप मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन की स्टडी करते हैं। यदि हम लोग बात करें तो गुप्त पीरियड से पहले, या फिर आप कहेंगे स्टार्टिंग में जब मगध साम्राज्य की स्थापना हुई, तो मौर्य साम्राज्य में आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। उनको राजा बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो चाणक्य को दिया जाता है। चाणक्य, जिनको आप कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त उनका असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र का संबंध धन के ज्ञान से नहीं है, धन के ज्ञान से नहीं है। ये अर्थशास्त्र जो है और ये अर्थशास्त्र जो है, दोनों अलग अलग है। अर्थशास्त्र, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो है ये पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था से संबंधित बुक है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, ये बुक ध्यान रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता या लेखक, राइटर कौन है? चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, उनका असली नाम क्या? विष्णुगुप्त, है ना। और ये कब थे? ये मौर्य काल में या मौर्य युग में थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स को क्या
आगे बाइफरकेट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, बिल्कुल। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। एक क्या है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको आप बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का क्या मतलब होता है, लघु यानी कि छोटा। माइक्रो का मतलब होता है लघु यानी कि छोटा। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो दो आपने पार्ट किए हैं, इनका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हो जाएगा बड़ा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप किसकी स्टडी करते हैं, आप इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, व्यक्ति एक की, सिंगल सिंगल पर्सन हो, पर्टिकुलर पर्टिकुलर कस्टमर हो, कोई फर्म हो, कोई फैमिली हो, कोई इंडस्ट्री हो, उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनका आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, आर्थिक गतिविधियों का आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जब बात आती है समष्टि अर्थशास्त्र की, तो होल इकोनॉमी जो कहाँ पर यूज हो रही हो, किसी स्टेट में यूज हो रही हो, ठीक है, किसी स्टेट में, या फिर आप किसी, कह सकते हैं आप किसी कंट्री में, ठीक है, आप किसी राज्य या फिर किसी देश के अर्थशास्त्र को जब समझते हैं तो क्या कहलाता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। होल इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जब आप अध्ययन करते हैं तो ऐसे इकोनॉमिक्स को आप क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना, बिल्कुल सही है। Microeconomics is the branch of economics in which we study the human activities of individual या economic activities of individual particular। वो क्या हो सकता है, वो कोई कस्टमर हो सकता है, ग्राहक हो सकता है, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई फैमिली, कोई इंडस्ट्री हो सकती है। लेकिन मैक्रो की यदि बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक किसी देश, किसी राज्य में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का यह अध्ययन कराता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रो में क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में क्या पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं। डिमांड सप्लाई का मतलब क्या होता है, मांग पूर्ति। डिमांड सप्लाई का मतलब क्या होता है, डिमांड सप्लाई का मतलब क्या होता है, मांग पूर्ति होता है, ठीक है। इसमें आप डिमांड सप्लाई की बात करेंगे, मांग पूर्ति की बात करेंगे, ठीक है ना, मांग पूर्ति की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, कंजप्शन की बात करेंगे, उपभोग की बात करेंगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करेंगे, यानी कि जो कोई वस्तु है, कोई उत्पाद है, उसके मूल्यों की बात करेंगे, प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण की बात करेंगे। इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करेंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर जिसमें कि आर्थिक कल्याण की बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ इकोनॉमिक वेलफेयर, इसको आप सब लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एकदम 5 स्टार बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर का संबंध किससे है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। किससे है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब आपको किसी भी देश की आय की गणना करनी हो, नेशनल इनकम की बात करनी हो, राष्ट्रीय आय की बात करनी हो, तो राष्ट्रीय आय जब भी आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉवर्टी की बात करें, यानी कि गरीबी की बात करें, गरीबी, ठीक है, ये भी आप कहाँ पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, उसकी बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, तो बेरोजगारी का संबंध किससे है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि आयात निर्यात, बहुत ही शानदार, आयात निर्यात की बात करेंगे, ठीक है। ये आयात निर्यात, ये किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आप बोलते हैं मौद्रिक नीति की बात करें, इसकी बात करें, मौद्रिक नीति की बात करें, तो वहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन, हिंदी में बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक प्लानिंग को आर्थिक नियोजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आर्थिक नियोजन, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, आर्थिक नियोजन बोल देते हैं। क्लियर है।
आर्थिक नियोजन। ये हो जाता है आपकी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचें। अब इनके फादर की बात आती है, किसकी बात आती है? फादर की बात आती है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ को क्या कहा गया है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है, ठीक है ना? क्या कहा गया है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है। एडम स्मिथ में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जो कि बहुत ही फेमस बुक है। एडम स्मिथ की एक बुक बहुत ही फेमस बुक है, उसको तो आपको याद ही रखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वेल्थ ऑफ नेशन, इसको ध्यान रखना है। किसने लिखा? एडम स्मिथ ने लिखा। किसने लिखा? एडम स्मिथ ने लिखा। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के तो फादर हैं, लेकिन कौन सी इकोनॉमिक्स के फादर है? कौन सी इकोनॉमिक्स का इनसे संबंध है? तो कौन सी इकोनॉमिक्स है? ये इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। इकोनॉमिक्स के फादर हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, और ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं। किसके फादर हैं? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। ध्यान रखिएगा, माइक्रो मतलब आपने समझ लिया था व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ना व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स को बोलेंगे आप क्या? आधुनिक अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है कि नहीं? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है एडम स्मिथ को। तो ये बुक तो कभी भूलना ही नहीं है, वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक बुक का नाम और याद कर लीजिए, एक बुक का नाम और याद कर लीजिए। कौन सी बुक है वो? बोलो बोलो, कौन सी बुक है वो? वो बुक है आपकी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, है ना? द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, इसको ध्यान रखना है। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। अब बात आती है कि यदि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हो जाएंगे तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन होगा? तो जे एम कीनीज। जे एम कीन्स भी बोलते हैं, जे एम कीनीज भी बोलते हैं, जे एम कीन्स, ध्यान रखिएगा, जे एम कीन्स। 1929 से और 1929 से लेकर 1936 तक का जो समय रहा उसे कहा जाता है कि वैश्विक बाजार में आर्थिक गिरावट का समय। आर्थिक गिरावट का समय, जिसको आप कभी कभी बोलते हैं रिसेशन का समय। रिसेशन का समय। ऐसे ही एक बार 2008 से लेकर 2012 के बीच में रहा ग्रेट रिसेशन का समय, जिसको आपने बोला महामंदी। तो जेएम कीन्स ने क्या बात करी है? जेएम कीन्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी है, समष्टि अर्थशास्त्र की बात की है, तो इसलिए जेएम कीन्स हो जाते हैं क्या? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा, एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। बुक्स द वेल्थ ऑफ नेशन कभी भूलना नहीं है, भूलकर भी भूलना नहीं है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन हो जाएंगे? जेएम कीन्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेएम कीन्स हो जाएंगे। 1929 से लेकर 1936 के बीच में, जो कि वैश्विक बाजार में जो मंदी का समय रहा, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस समय का क्या किया है? अध्ययन किया है। इस समय का इन्होंने क्या किया? बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया है, ठीक है। बोलिए, क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक नाम और आता है अमर्त्य सेन का। किसका नाम आता है? अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन भारतीय इकोनॉमिस्ट। आपको यदि इंग्लिश में दिक्कत हो रही होगी तो मैं हिंदी भी बोलता जा रहा हूँ, उसको भी आप रीड करते चलिए, समझते चलिए, और यदि कहेंगे तो मैं लिखते भी चलूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं। भारतीय अर्थशास्त्री, ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, उनको दिया गया नोबेल प्राइज। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? ये डेट आपको याद रखनी है, 1998, 1998। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। ये हो जाएंगे अमर्त्य सेन। कौन हो जाएंगे? अमर्त्य सेन हो जाएंगे, ठीक है। क्यों दिया गया? अमर्त्य सेन ने क्या किया ऐसा जिससे कि इनको नोबेल अवार्ड दिया गया? तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो नोबेल अवार्ड है उसमें एक क्षेत्र होता है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया, ठीक है, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन। और किस में दिया गया? इकोनॉमिक्स में किस फील्ड में दिया गया? वेलफेयर इकोनॉमी में। और वेलफेयर इकोनॉमी को आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं कल्याण करने वाला अर्थशास्त्र। क्या कह सकते हैं? कल्याण करने वाला अर्थशास्त्र कह सकते हैं, ठीक है। तो वेलफेयर।
और इसके बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। भारत रत्न से भी इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सा है। अमर सेन ने एक ऐसा इंडेक्स बनाया जिससे कि मानव के विकास को मापा जा सके। एक सूचकांक बनाया है जिससे कि मानव के विकास को मापा जा सके। इसमें 6 फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं जो कि मानव के विकास संबंधित है। उन सभी का एक साथ अध्ययन किया जाता है, एक साथ उनकी रीडिंग ली जाती है। उसके बाद फिर किसी भी देश का क्या निकाला जाता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। इसको बनाने में अमर सेन के साथ साथ किसने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट रहे महबूब उल हक। महबूब अल हक कहें या महबूब उल हक कहें, ठीक है। इन्होंने और अमर सेन ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया। हिंदी में ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक। बहुत ही जरूरी हो जाता है और आप जब पढ़ते हैं तो क्या हुआ करता है कि आपके एग्जाम में एक कह सकते हैं जिसको आप जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बोल सकते हैं, जीके क्वेश्चन बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। वो हुआ करता है जिसमें कि आपसे देशों की रैंकिंग पूछी जाती है, इंडेक्स पूछे जाते हैं। कई कई टाइप के इंडेक्स होते हैं, उनको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो अमर सेन का रोल इसमें रहा। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, क्लियर है? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्री इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया, HDI का निर्माण किया गया, ठीक है। अब आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो सुना ही होगा, कोई ऐसा होगा नहीं जिन्होंने मनमोहन सिंह का नाम नहीं सुना होगा। सभी लोग मनमोहन सिंह का नाम सुने हैं, ठीक है। सभी लोगों ने मनमोहन सिंह का नाम सुना है, सभी लोग इनको जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं है इनसे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, ये हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे। ये हमारे देश के जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये पीवी नरसिम्हा राव के समय पर, पीवी नरसिम्हा राव का जो प्रधानमंत्रित्व काल था, प्रधानमंत्री जब थे, उनके समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। उस समय ये क्या थे? उस समय फिनांस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्रालय था इनके पास। ये वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्रालय था इनके पास, ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। और इन्होंने एक नीति बनाई जिसको हम लोग नरसिम्हा मनमोहन पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। और इस पॉलिसी में 3 चीजें आई, लिबराइजेशन, उदारीकरण जिसको बोलते हैं, एल मतलब LPG नीति बनाई, ठीक है। कभी कभी GPL भी बोल देते हैं, GPL, LPG, लिबराइजेशन, उदारीकरण, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, ठीक है। यदि आप यहाँ पर देखें तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही पीछे थी, बहुत ही पीछे थी। और इसमें कोई भी देश जिसको आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। कोई भी देश यहाँ पर अपने आके क्या नहीं लगा सकता था? अपने आके यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा सकता था। कोई भी अपना यहाँ पर कोई भी अपना कह सकते हैं उत्पाद बेच नहीं सकता था। ये सब बहुत कठिन कठिन रूल्स रेगुलेशंस थे उस समय। तो भारत का जब देश में जब बाहर से आना जाना ही नहीं होगा पैसे का, मनी का, उत्पादों का, सेवाओं का, तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो ही नहीं सकती है। तो क्या किया गया कि 3 चीजें यहाँ पर की गई जिससे कि देश का तेजी से विकास होना शुरू हुआ। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। पूरे देश को खोल दिया गया विश्व के लिए। सभी देश आए, भारत में उनका स्वागत है, इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ से खुद कमाएं, भारत देश को भी कमाएं। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर साथ में काम करने लगे। तो सरकार ही देश को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेगी। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर इंडस्ट्री, जो यहाँ पर फर्म, जो यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहता है वो करे, आसानी से करे, कोई दिक्कत नहीं। और उदारीकरण यानी कि जो नीतियां हुई वो बहुत ही क्या हो गई? सिंपल हो गई, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सके? अपना
बिजनेस कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बढ़ावा मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एलपीजी, एलपीजी में मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, 13वें प्रधानमंत्री, लेकिन जिस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय इनका रोल रहा फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट आपके पास जानकारी हो जाती है, जिसको आपको इतना हमेशा अपने पास रखना है, इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। फिर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तब जो मनमोहन सिंह रहे, ये प्लानिंग कमीशन जिसको आप बोलते हैं, योजना आयोग, उसके ये डिप्टी चेयरपर्सन या कह सकते हैं आप डिप्टी चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष भी रहे। क्या रहे? उपाध्यक्ष। 1985 से 1987 के समय पर, और आरबीआई के गवर्नर भी रहे 1982 से 1985 के समय पर। तो पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, मतलब इनको अच्छा खासा ज्ञान, काफी ज्यादा इनको कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं हमारे प्रधानमंत्री जो रहे, अर्थशास्त्र काफी इनको ज्ञान रहा, ठीक है, ज्ञान था। आरबीआई के गवर्नर रहे, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के ये उपाध्यक्ष रहे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष कौन रहे? ये मनमोहन सिंह रहे, ठीक है। क्लियर है बात? अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में क्या अंतर है। इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी है, और जब आप इस स्टडी का यूटिलाइजेशन करते हैं कहीं पर, किसी शहर में, किसी राज्य में, किसी देश में, तो वो क्या बन जाता है? इकोनॉमी बन जाता है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? अर्थशास्त्र क्या है? अध्ययन है, ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। जब आप अध्ययन कर लेंगे और इसको यूटिलाइज करते हैं कहीं पर भी, किसी स्टेट में, किसी सिटी में, किसी कंट्री में, तो फिर आप उसको इकोनॉमी के नाम से जाने लगते हैं। तो इकोनॉमी आप पढ़ने जा रहे हैं, ना कि इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आप यहाँ पर मेनली इकोनॉमी को डील करेंगे, ठीक है। और कुछ चीजें आप इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड पढ़ लेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो अ प्लेस वेयर इकोनॉमिक्स इज यूज्ड, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कंट्री हो, वो क्या कहलाएगा? वो इकोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। क्लियर है? बोलो बच्चे, बोलो मेरे लाल, सब क्लियर है? तो आप सभी लोगों को इसी तरीके से पढ़ते चलना है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते चलना है, और जो जो लोग चाहते हैं कि उनको इस क्लास की पीडीएफ मिले, सब कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करते चल रहा हूँ। यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी में लिखा हुआ तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, इससे कोई परेशानी नहीं मुझे, न कोई परेशानी है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी समझ गए, इकोनॉमी क्या है? अ प्लेस वेयर इकोनॉमिक्स इज यूज्ड, वह क्षेत्र जहाँ पर इकोनॉमी का यूज होगा, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कंट्री हो, क्या बन जाता है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी बन जाता है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन से हैं। हमारा देश किस अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, ये आपको जान लेना है। तो देखिए, मेनली 4 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर आप उसको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर आप इसको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी क्या है? हिंदी में देखिए, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, क्या होता है? समाजवादी। और सेंट्रल का मतलब हो जाता है केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय अर्थव्यवस्था। अब इस अर्थव्यवस्था को फॉलो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट देश का नाम आता है, कौन करता है? रसिया, रूस करता है। कौन करता है? रूस करता है। ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसको हम लोग वेलफेयर इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। कह सकते हैं कि इसमें ज्यादातर किसका हित है? पूरी जनता का हित है, समाज का हित है, ठीक है। तो ये जो है सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देती है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है ये अर्थव्यवस्था। और ये किस थ्योरी पर आधारित है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर आधारित है। कार्ल मार्क्स के द्वारा ही सेंट्रल इकोनॉमी को क्या किया गया? प्रपोज किया गया, बताया गया। ये जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, इसमें गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार का जो रोल होता है, बहुत ज्यादा होता है। पूरी तरीके से सरकार का क्या होगा? जो उत्पादन के साधन हैं, उन पर पूरी तरीके से क्या होगा? कंट्रोल होगा। वही क्या करती है? वही अ, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करती है, ठीक है। कोई भी अपने हित के लिए
यहाँ पर ना तो मोनोपोली है कि ऐसा कि मेरे पास ये सामान है तो मैं ही बेच रहा हूँ तो मैं कितना भी रेट ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन किस पर किसका अधिकार है? सेंट्रल गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का अधिकार है, ठीक है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बहुत बहुत कम है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर है उसका बहुत ही कम रोल है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिक नियोजन को क्या दिया गया है? बढ़ावा दिया गया है। सभी के हितों को यहाँ पर रखा गया है। हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य की सीमाओं के अंदर, हमारे देश की सीमाओं के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग करके हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है, उसका अधिकतम उपयोग किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ना करके सामाजिक हित के लिए, सामूहिक हित के लिए किया जाएगा। जब आप डीपीएससी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि राज्य हमेशा ऐसी नीतियां बनाता है जिसमें कि राज्य के अंतर्गत या राज्य की सीमाओं के भीतर उपस्थित भौतिक संसाधनों का, भौतिक कह सकते हैं रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किसके लिए हो सके? जनता के लिए हो सके, समाज के लिए हो सके, नागरिकों के लिए हो सके। इकोनॉमिक प्लानिंग को यहाँ पर बहुत बढ़ावा दिया गया है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, सरकार ही सब चीज निर्धारित कर रही है, सरकारी चीजों को क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है, तो यहाँ पर कंपटीशन की बात ही नहीं आती। और जब कंपटीशन नहीं होती है तो यहाँ पर ग्रोथ भी उतनी तेज नहीं होती। याद रखिएगा, ग्रोथ को अचीव करना है तो कंपटीशन बढ़ाना है, ग्रोथ को अचीव करना है तो कंपटीशन बढ़ाना है। जहां कंपटीशन होगी वहीं पर क्या होगी? वहीं ग्रोथ होगी। तो लो कंपटीशन एंड लो ग्रोथ है यहाँ पर। और इक्वलिटी की बात करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी लोग क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, बहुत गरीब नहीं है, सभी लोग लगभग समान हैं, सभी लोग लगभग बराबर हैं, इक्वलिटी इन ऑल। ये पॉइंट्स हो जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, ध्यान रखिएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसको सेंट्रल इकोनॉमी भी कहते हैं। फॉलो करने वाला देश कौन सा है? कंप्लीटली फॉलो करने वाला देश कौन सा है? रसिया है, रूस है। किसकी थ्योरी पर आधारित है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर आधारित है। सोशल वेलफेयर को यानी कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। जो यहाँ पर उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकार का अधिकार है, सरकार के अधीन, सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बहुत कम हो जाता है। ज्यादातर रोल क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर का है, ज्यादातर सरकारी चीजें हो जाती हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग सामाजिक आर्थिक नियोजन करके ही क्या किया जाता है? आर्थिक नियोजन करके ही आगे बढ़ने की बात की जाती है। हमेशा समाज के हितों का ध्यान रखा जाता है, इक्वलिटी की जाएगी, सभी में इक्वलिटी लाने की बात की जाती है। यहाँ पर अमीरी और गरीबी का बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है? अंतर नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग ना तो अमीर है ना तो बहुत गरीब है, लगभग समान लोग हैं, समान तरीके के लोग हैं यहाँ पर। लो कंपटीशन है, मतलब कि जब अलग अलग बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग नहीं हैं, तो यहाँ पर उनकी वस्तुओं की कीमत भी सरकार निर्धारित कर रही है, वस्तुओं की कीमत भी सरकार निर्धारित कर रही है, तो कंपटीशन का भी ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर ग्रोथ भी क्या है? कम है। ग्रोथ भी यहाँ पर क्या है बच्चे? कम है, ठीक है। अब आ जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको आप बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नाम दिया गया है मार्केट इकोनॉमी। क्या नाम दिया गया है? मार्केट इकोनॉमी नाम दिया गया है। ये मार्केट इकोनॉमी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था को जितने भी विकसित देश हैं वो सब अपनाए हुए हैं। विकसित देशों के द्वारा जो अपनाई गई अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, ओके। अब बात करते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, उसको कौन अपनाए हुआ है? यूएसए, यूके, फ्रांस, ये सभी देश क्या हैं? अपनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो कम है। गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या है? कम है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल ज्यादा है, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लेस बट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज मोर, यानी कि गवर्नमेंट का, सरकार का जो रोल है, सरकार की जो भूमिका है, ये कम है। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भूमिका क्या है? ज्यादा है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर तेजी से यहाँ पर ग्रो कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर तेजी से फैला हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक है। जब प्राइवेट सेक्टर है तो यहाँ पर बहुत तेजी से कंपटीशन है, तेजी से कंपटीशन होने के कारण ग्रोथ भी क्या है? ज्यादा है। जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तो सभी क्या करते हैं? ग्रोथ करेंगे। प्राइस कंट्रोल जो कि मूल्य नियंत्रण है वो किस पर है? वो डिमांड और सप्लाई पर है। जितना यहाँ पर डिमांड और सप्लाई होगा उसी के हिसाब से क्या होता है? उसी हिसाब से जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य निर्धारण होता है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, मांग एंड पूर्ति।
मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करता है, जो लोग प्रॉफिट लेते जा रहे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। और एक तरफ दूसरा जो तबका है वो क्या होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है बच्चा, असमानता। ठीक है, ये कुछ इसके पॉइंट हो जाएंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजारी अर्थव्यवस्था कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैक्सिमम जो कह सकते हैं आपकी देश जो विकसित हो चुके हैं उन्होंने सब ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई हुई है, सब ने अर्थव्यवस्था अपनाई हुई है, कौन सी, सब ने अर्थव्यवस्था अपनाई हुई है, यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका रोल कम, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा। आप कह सकते हैं कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी पूरा जस्ट अपोजिट है किसके, सोशलिस्ट इकोनॉमी के। हाई कंपटीशन है, हाई ग्रोथ रेट है, प्राइस कंट्रोल जो है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, मतलब मार्केट पर डिपेंड करता है, मार्केट कैसी चल रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जाती है, प्लानिंग के तहत इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर नहीं काम किया जाता है। यहाँ पर इनइक्वालिटी है, बहुत से बहुत ज़्यादा अमीरी और बहुत ज़्यादा क्या है, गरीबी। अब बात आती है तीसरी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। और ध्यान रखिएगा, जो हमारा देश है भारत, वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जो इंडिया है वो इस अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर रोल प्ले करते हैं। दोनों का क्या होता है, अपना अपना महत्व है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल है। इकोनॉमिक प्लानिंग भी है, प्राइस कंट्रोल भी है। इकोनॉमिक प्लानिंग भी है, प्राइस कंट्रोल भी है, प्रॉफिट भी है और सोशल वेलफेयर भी है। इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। ग्रोथ भी है, इक्वलिटी भी है। ठीक है, ग्रोथ भी है, इक्वलिटी भी है। फर्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री, ऐसा देश जिसने सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया या मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चला, वो कौन सा है, फ्रांस। ध्यान रखना। अब बात आती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट का रोल इतना ज्यादा हो जाए कि कोई दूसरा पनप ना पाए। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी कि अपने अनुसार ही चीजों को चेंज करना है। वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका आज का महत्वपूर्ण सेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप मेरे से जुड़ना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको लगातार मैं बिना किसी शुल्क के आपको लगातार यहाँ पर पढ़ाता रहूँगा। आप सब लोग रोज़ाना मेरे से जुड़कर अपने इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को, बैंकिंग सेक्टर में जो आता है, बैंकिंग का ये जो सेक्टर है, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन ढेर सारे, तो उसको आप मजबूत कर लीजिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, उतना पढ़ना है जिससे कि हमारा पेपर निकल जाए। हमारा एम है ओनली क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हो जाती हैं इकोनॉमी के टाइप। ठीक है, आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग दीजिए मुझको विदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।